नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल IM इंजीनियर 21 पर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम कंपाउंडिंग के लिए जो सैंक्शन लेटर आती है वह किस तरह से होती है और उसमें दिशा निर्देश क्या लिखे होते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो गाइस, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी करिए। इसके अलावा यदि आप हमसे कोई भी काम करना या करवाना चाहते हैं विवाह से संबंधित, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। तो वैसे यदि हम बात करते हैं इस वीडियो में, तो सैंक्शन लेटर हमने जो एक फाइल लगाई थी जिसके सैंक्शन लेटर आ चुके हैं, जिसमें हमें इस प्रकार से दिया गया है। सबसे पहले ऊपर लिखा होता है, आपके नगर परिषद का नाम लिखा रहेगा, इसमें पेमेंट रिसिप्ट भी रहेगा साथ में। पेमेंट रिसिप्ट में सीधे से रिसिप्ट नंबर रहेगा आपका, जो भी रिसिप्ट नंबर आपका डिमांड नोट में आया है, और रिसिप्ट का डेट किस दिन आपने इसका पेमेंट किया है। इसके बाद आता है फाइल नंबर। फाइल नंबर आता है जो आपने अप्लाई किया रहता है फाइल का, वो फाइल नंबर रहेगी आपकी। इसके बाद आता है सैंक्शन लेटर, जो सैंक्शन नंबर होता है, सैंक्शन लेटर का नंबर होता है, उसका एक नंबर आता है, वो इस प्रकार से आपका रहेगा। इसके बाद हमें इसमें जोन और वार्ड नंबर दिया रहेगा, जिसमें हमारा 3 जोन, वार्ड नंबर 12 है। उसके बाद प्लॉट नंबर होगा, प्लॉट नंबर में आपका खसरा या प्लॉट का नंबर रहेगा, जो इस प्रकार से दिया रहेगा। इसके बाद आता है ओनर नेम। ओनर नेम की बात करें तो ओनर नेम में आपका जो भी आपका ओनर का नाम रहेगा, आपके प्लॉट का मालिक होगा उसका नाम रहेगा। उसके बाद ओनर का एड्रेस रहेगा, ओनर का एड्रेस जहाँ पर जिस वार्ड पर आपका बिल्डिंग है या मकान बना हुआ है या बनाना है, उसका एड्रेस रहता है। इसके बाद इसमें हमें और भी दिया रहता है, जिसमें हमें प्लॉट एरिया दिया रहता है। प्लॉट एरिया में हमारा स्क्वायर मीटर में है 278.59। इसके बाद आता है हमारा बिल्टअप एरिया भी दिया हुआ है। बिल्टअप एरिया 363.13 है। इसका मतलब क्या है, 2 फ्लोरों का है, 2 फ्लोर का है, इस कारण से है। इसमें आता है। इसके बाद फिर मैक्सिमम परमिसेबल FAR आता है। मैक्सिमम परमिसेबल FAR 1.50 है। यह न्यू सैंक्शन लेटर से कुछ अलग ही आता है, इसमें पूरा डिटेल नहीं दिया होता है। इसके बाद इसमें नीचे दिया गया है हमारे रिसिप्ट दिए हुए हैं, जो हमने पेमेंट किया है उसका पूरा फुल डिटेल दिया है। इसमें दिया है सीरियल नंबर, फीस नंबर, अमाउंट। इसमें हमें परमिशन फीस दिया हुआ है। परमिशन फीस हमारा 4000 आया है। इसके बाद डेवलपमेंट फीस आया है। डेवलपमेंट फीस 5811 है। यह एक रूल्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है। इसके बाद आता है एप्लीकेशन फीस दिया हुआ है। एप्लीकेशन फीस हमारे इसमें दो दिए हुए हैं। हमने शुरू में पेमेंट किए थे 60 रुपये, वो दिया हुआ है। फिर बाद वाला पेमेंट 304 रुपये वो आया है। इसके बाद आता है 5वें नंबर पर इन्वायरमेंटल फीस। इन्वायरमेंटल फीस 600 आता है। इसके बाद आता है कंपाउंडिंग फीस। कंपाउंडिंग फीस हमारा आया है 16,000 रुपये। 16,000 यह परमिशन फीस का 4 गुना आया है। जैसे परमिशन फीस 4 है, 4,000 की, तो उसका 4 गुना आता है, 16,000। इस प्रकार से है कंपाउंडिंग और परमिशन फीस मिलाकर के 20,000 हो जाती है, यानी कि परमिशन फीस का 5 गुना। इसके बाद आता है कर्मकार फीस। कर्मकार फीस कलेक्टेड गाइडलाइन वैल्यू के हिसाब से हमारा 38,158 रुपये आया है, जो बिल्टअप एरिया और स्लैब एरिया के हिसाब से कैलकुलेट हो जाती है। इसके बाद आता है 8वें नंबर पर वाटर हार्वेस्टिंग चार्जेस। वाटर हार्वेस्टिंग चार्जेस हमारा 10,000 आया है, क्योंकि प्लॉट एरिया हमारा 278 स्क्वायर मीटर है, यानी कि 200 से 300 के बीच में होता है, तो हमारा वाटर हार्वेस्टिंग चार्जेस 10,000 आती है। इस प्रकार से हमने पूरा अमाउंट देखें तो हमने 74,933 ओनली इतना अमाउंट हमने पेड किया कंपाउंडिंग के लिए। इसमें हमें एक दिशा निर्देश दिया होता है। दिशा निर्देश में पहला पॉइंट दिया हुआ है कि प्रश्न हेतु दिए आवेदन पत्र में दर्शाए गए तथ्य मिथ्या कथन अथवा किसी सारवान तथ्य के दुरुपदेश के आधार पर अथवा अनुज्ञा में अधिरूपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो, अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों अथवा मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के अथवा मध्य प्रदेश राजपत्र क्रमांक 389 दिनांक 20 सितंबर 2016 का प्रेरण नहीं किया गया, तो उपरोक्त प्रश्न निरस्त माना जाएगा। ऐसे परिदृश्य में सरकार के पास आवेदक के विरुद्ध दंडात्मक विधिक कार्यवाही पूर्ण अधिकार है। यानी कि आप यदि बिल्डिंग बना चुके हैं और वह किसी भी गवर्नमेंट के किसी भी रूल्स के विरुद्ध है,
तो उस प्रकार से आपके प्रशमन को निरस्त माना जाएगा और उस हिसाब से ऑनर के ऊपर कार्यवाही भी कर सकते हैं। इसलिए जो भी अगर आप कंपाउंडिंग के लिए बनाएं वो इन नियमों के अधीन रहकर ही इस पर वर्क करें। इसके बाद आता है दूसरे नंबर पर हमारा है प्रशमन हेतु दिए आवेदन के साथ भूस्वामी अथवा वास्तुविद द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर दी गई है। इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जाएगा और इसके अलावा उक्त दस्तावेजों की वैधानिक की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिए जवाबदार नहीं होगा। यदि आप प्रशमन के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट अप्लाई करते हैं तो उसमें आपका और वास्तुविद यानी इंजीनियरों का साथ में सिग्नेचर रहेगा और उसी को ही आधार माना जाएगा। यदि इसमें यदि किसी प्रकार की जिम्मेदारी आती है या दिक्कत आती है तो उसकी जिम्मेदारी आप आवेदक को स्वयं को लेना ही होगा। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है। तीसरे नंबर पर यदि किसी अन्य विभाग से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो तो वांछित अनुमति प्राप्त करने की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिए जवाबदार नहीं होगा। यदि आप पहले से बिल्डिंग बना चुके हैं और वह परमिशन नहीं है तो उसके लिए कहीं से भी यदि आपको अनुमति लेना है, अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहिए रहता है तो वह स्वयं आवेदक को ही प्राप्त करना पड़ेगा। इसमें विभाग जो नगर पालिका नगर निगम है वो उसके विभाग कुछ भी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। इसके बाद चौथे नंबर पर पॉइंट आता है। चौथे नंबर पर भूमि विकास नियम क्रमांक 12 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि भविष्य में किसी भी प्रकार के संशोधन आंतरिक परिवर्तन करने पर उसे पुनः पालिका से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा स्वीकृति की अपने नियम 23 के अधीन होगी। यदि आप बनाए हुए मकान में कोई भी आंतरिक परिवर्तन चाहते हैं या कोई भी इच्छा के अनुसार यदि उसमें कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं, तोड़कर कुछ नया बनाना चाहते हैं तो उसको आपको पालिका से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य ही होगा। और यह अनुमति आपको कितने दिनों के लिए होगा यह आपको भूमि विकास नियम 23 के रूल्स के अनुसार से आपको पता चल जाएगा। उसके बाद 5वें नंबर पर दिया है शुल्कों की गणना। शुल्कों की गणना के अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा करना आवश्यक होगा। उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन आवेदन में दिखाए गए तथ्यों के गलत पाए जाने या भूमि स्वामी बाबत विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी। यदि आपने बिल्डिंग का परमिशन ले लिया है और उसमें जो भी शुल्क आ रहे हैं, राशि आ रही है, वो आपको आवेदन को जमा करना होगा। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको पेमेंट करना ही होगा जो भी आएगा। इसके बाद इसमें दिया गया है कि आप यदि कोई भी शर्तों का उल्लंघन करते हैं या फिर किसी वजह से आपका परमिशन में दिक्कत आ रही है, अभी किसी भूस्वामी के साथ यदि विवाद है तो उस स्थिति पर आपकी अनुज्ञा को स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी। इसमें एक नोट भी दिया है कि यह इट इज अ सिस्टम जनरेटेड रिसिप्ट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी सिग्नेचर। इसमें सिग्नेचर की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह सैंक्शन लेटर तो इसमें हमें एक सीएमओ का डिजिटल साइन होता है। डिजिटल साइन इस प्रकार से नीचे दिया होता है जिसमें आपके जो सीएमओ है उनका नाम रहेगा, सैंक्शन का डेट रहेगा, उनका टाइमिंग रहेगा, बिल्डिंग प्लान अप्रूवल रीज़न दिया हुआ है, लोकेशन कि आप किस लोकेशन से है आपका, इस प्रकार से उसमें लोकेशन दिया होता है। तो गाइस आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करें और कोई भी काम सीखना या करवाना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। कोई भी काम जैसे कि AB पास ड्राइंग चाहिए होगा, एस्टीमेट वर्क चाहिए होगा, आपको फॉर्म अप्लाई कैसे करना है वो सीखना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करना है या किसी भी प्रकार की AB पास से संबंधित या इंजीनियर से संबंधित कोई भी काम करवाना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो पर बस इतना ही। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।